नमस्कार, वर्ल्ड टुनाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद जैसलमेर से लगे पाकिस्तान की सीमा में देखा गया है और जी मीडिया के पास हाफिज सईद की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब वो बॉर्डर से लगे गांव का दौरा कर रहा है। हाफिज सईद आतंकी संगठन जमात उद दावा का चीफ है और इस संगठन पर अमेरिका ने भी पाबंदी लगा रखी है। हाफिज सईद को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर, मीठी और इस्लामपुर गांव में देखा गया है। अमेरिका ने जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया है और हाफिज सईद का सरहद पर देखा जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर जाने का कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन मोदी के दौरे से पहले सरहद पर सईद का दिखना काफी गंभीर माना जा रहा है, जिसे देखते हुए बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी के दौरे से पहले सरहद पर हाफिज सईद की नजरें, सीमा पर एक तरफ हाफिज सईद देखा गया, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जहां नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, वहां भारत पाकिस्तान सीमा के पास हाफिज सईद की मौजूदगी आखिर किस चीज की तरफ इशारा करती है? इसमें बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हाफिज सईद है कौन। एक नजर डालते हैं। हाफिज सईद प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का प्रमुख और चरमपंथी गुट लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सईद भारत की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है। मुंबई की 26/11 की घटना में 166 लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है और अमेरिका ने दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की जो सूची जारी की थी, उसमें हाफिज सईद को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अमेरिका ने 4 बड़े चरमपंथियों पर $1 करोड़ का इनाम रखा है और लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज उन 4 आतंकवादियों में से एक है जिन पर अमेरिका ने $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को 2001 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अप्रैल 2008 में जमात उद दावा को भी यही दर्जा दिया गया। पंजाब प्रांत सरगोदा में 6 मई 1950 को पैदा हुए हाफिज सईद को मुंबई हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए करीब 6 महीने तक नजरबंद रखा गया था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में लश्कर को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है। उधर अफगानिस्तान में आतंकवादियों के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं, यह आज तब देखने को मिला जब तालिबान आतंकियों ने राजधानी काबुल के मिलिट्री एयरबेस पर ही रॉकेट दागकर हमला कर दिया और गनीमत यह रही कि हमले में किसी की जान तो नहीं गई। हालांकि जिस हेलीकॉप्टर से हामिद करजई सफर करते हैं उसे नुकसान पहुंचा है और एक दिन पहले ही काबुल में हुए आत्मघाती हमले में 8 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। आपको बताते चले कि तालिबान की बढ़ती ताकत अब अफगानिस्तान सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण बनती जा रही है। 13 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान को खदेड़ दिया था। 9/11 हमले के बाद हुई इस अमेरिकी कार्रवाई से अफगान लोगों में भरोसा जागा था कि वो अमन चैन के साथ जिंदगी जी सकेंगे। कुछ वक्त बीता भी, लेकिन हालात फिर खराब होते नजर आ रहे हैं। सत्ता से बाहर बैठे तालिबान की पकड़ एक बार फिर मजबूत होती नजर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के पास मिलिट्री एयरबेस पर गुरुवार को हुआ हमला इस बात की तस्दीक करता है कि तालिबानी आतंकियों का हौसला और ताकत बढ़ती जा रही है। एयरबेस जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में आतंकियों ने 3 रॉकेट दागे, जिसके बाद वहां आग लग गई। हालात को देखते हुए मिलिट्री एयरबेस से विमानों की आवाजाही रोक दी गई, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर रोजाना की तरह कामकाज जारी रहा। आतंकियों ने रॉकेट किस जगह से दागे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ईमेल करके हमले की जिम्मेदारी ली। तालिबान इससे पहले कई बार काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है।
एक दिन पहले ही काबुल यूनिवर्सिटी के पास आतंकियों ने सेना की एक बस को निशाना बनाकर हमला किया था। इस आत्मघाती हमले में 8 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग जख्मी हुए थे। अफगानिस्तान इस वक्त असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। दरअसल अभी तक 14 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि मजबूत उम्मीदवार अब्दुल्ला ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। चुनाव में अब्दुल्ला का मुकाबला अशरफ घानी से है, लेकिन अब्दुल्ला का कहना है कि वो तब तक चुनाव नतीजों को नहीं मानेंगे जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोटों को अलग नहीं करता। अफगानिस्तान में चुनाव नतीजों को लेकर पैदा हुए गतिरोध के बीच अब तालिबान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान सत्ता हस्तांतरण के दौर को अपनी वापसी के लिए सही वक्त मान रहा है। साथ ही इस साल विदेशी सेनाओं की भी वापसी होनी है। अफगानिस्तान के सामने इराक इस वक्त इस बात का उदाहरण है कि विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद उसका क्या हाल हुआ है और किस तरह आतंकी वहाँ खूनी खेल खेल रहे हैं। ऐसे में अफगान सरकार को जरूरत है वक्त रहते अहम और ठोस फैसले लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुपर पावर अमेरिका सतर्क हो चुका है और साल 2001 में आतंकी हमला झेल चुके अमेरिका ने खतरे से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने शुरू कर दिए। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो कुछ विदेशी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी करेगा और ये वो एयरपोर्ट्स हैं जहां से अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें भरी जाती हैं। लेकिन आखिर अमेरिका को डर किससे है और किसे मानता है वो बड़ा खतरा? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये दिन अमेरिका कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही वो दिन था जब अमेरिका को आतंक की मार का एहसास हुआ। पहली बार अमेरिका पर आतंकी हमला जो हुआ था और फिर 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन का खात्मा करके उसने हमले का बदला भी लिया। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने आतंकियों पर शिकंजा कसा और अंदरूनी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसी का नतीजा है कि आज तक दोबारा आतंकी कभी भी सुपर पावर को दहलाने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन लगता है इस बार अमेरिका डरा हुआ है। इराक में पसरे आतंक के खौफ से सुपर पावर भी सकते में है। शायद यही देखते हुए अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग ने अब कुछ विदेशी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है, जहां से अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें भरी जाती हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग ने बताया कि ये उपाय जल्द ही लागू किए जाएंगे, लेकिन ये व्यवस्था किन देशों में की जाएगी या फिर किन वजहों से ये फैसला लिया गया है, सुरक्षा विभाग ने ये साफ नहीं किया। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नए सुरक्षा इंतजाम की जरूरत यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ देशों में जताई गई है, जहां से अमेरिका की सीधी फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीरिया और यमन में अलकायदा से जुड़े आतंकी ऐसे बम बना रहे हैं जिनका पता एयरपोर्ट्स की मौजूदा सुरक्षा जांच में नहीं लग पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सीरिया में अलकायदा का सहयोगी संगठन अल नुसरा फ्रंट और यमन में सक्रिय अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला मिलकर एक ऐसा बम बनाने में जुटे हैं जो मौजूदा एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सिस्टम की पकड़ में नहीं आ सकेगा। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि आतंकी संगठन अमेरिका या यूरोप के विमानों को भी निशाना बना सकते हैं। आतंकी अपने साथ बम लेकर सफर के दौरान विमान को उड़ा सकते हैं। वैसे भी अलकायदा जैसे संगठन इस तरह की वारदातों को कई बार अंजाम दे चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करता है। ऐसे में सीरिया और यमन में अलकायदा आतंकियों की हरकतों को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिका की चिंता जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात इराक के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों की करते हैं, जिनकी घर वापसी को लेकर भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। लगभग 900 और भारतीयों को इराक से निकलने के लिए टिकट मुहैया कराई जा चुकी है, जबकि बाकियों से विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में बना हुआ है। और इस बीच मुद्दा 46 भारतीय नर्सों का है। कहा जा रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट की गिरफ्त में है और उन्हें टिकट से कहीं और लेकर जाया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने उनकी गिरफ्त की बात नहीं कही। इराक में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वहां गृह युद्ध की स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही है।
इराक के इन हालात की चिंता यूं तो पूरी दुनिया को है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा इराक में फंसे वो भारतीय हैं, जो वहां गए तो अपने परिवार की मदद के मकसद से थे, लेकिन युद्ध के दंगल में फंस कर रह गए। हालांकि भारतीय सरकार अपने नागरिकों को लेकर बेहद संजीदा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 900 और भारतीय नागरिकों के लौटने का बंदोबस्त किया जा चुका है। So 900 Indians have already been provided. लगभग 900 लोगों को इराक से बाहर यात्रा करने के लिए टिकट दी जा चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर इराकी एयरवेज फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। हम भारत के नजदीकी एयरपोर्ट से उनकी बुकिंग कर रहे हैं। International airport in India. तिकरित में संघर्ष की स्थिति बढ़ने के बाद चिंता उन 46 नर्सों को लेकर भी गहरा गई है, जो तिकरित के एक अस्पताल में फंसी हुई थी। अटकलें इस बात की भी है कि वो इस्लामिक स्टेट की गिरफ्त में है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि वो तिकरित से कहीं और जा रही हैं। The Indian nationals who are nurses who were in the hospital in Tikrit. जो भारतीय नर्सें टिकरित के अस्पताल में थी, वो मेरी जानकारी के मुताबिक वहां से जा रही हैं। विदेश मंत्रालय बगदाद में हमारे दूतावास से लगातार संपर्क में है। The Ministry of External Affairs has been in regular touch with our embassy in Baghdad and through the embassy with a variety of interlocutors on the ground. इसी बीच नर्सों के बम धमाके में जख्मी होने की खबर को भी सरकार की तरफ से नकार दिया गया है। There has been some glass broken and वहाँ कोई शीशा टूटने से कुछ नर्सों को चोटें आई हैं। वो न तो बहुत बड़ी हैं, न ही उन्हें कोई ज्यादा नुकसान हुआ है। These are of a major nature, nor have they been harmed. इराकी गदर में जूझ रहे भारतीय नागरिकों में से कितने लोग इस्लामिक स्टेट की गिरफ्त में हैं, इस बात को लेकर भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस बात की कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। If your question is that have they moved of their free will, संघर्ष वाले इलाकों में आजादी नहीं होती है। हम हर मुश्किल को अवसर की तरह देखते हैं, न कि हर अवसर को किसी मुश्किल की we need to तरह। see every difficulty as an opportunity rather than every opportunity as a difficulty. नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सियासी महकमा भी एकमत हो चुका है। सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सभी को भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए संजीदा होने की जरूरत है। तो हम इसको करीब से देख रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि इस समय पूरे देश का एक ही मत है कि हमारे देशवासी वहां जो गए और इराक के सहयोग के लिए गए, उनको उनकी स्थिति को अच्छा करने के लिए गए, उनको जल्द से जल्द हम लोग बाहर निकाल सकें, सुरक्षित निकाल सकें। आज एक ही ध्वनि में, एक ही भावना में हम सबको ये बात कहनी चाहिए। इराक में चल रहे संघर्ष को लेकर महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वहां स्थितियां ठीक होती नहीं दिख रही। इस बीच सरकार के सामने अहम चुनौती भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी है, क्योंकि पीड़ित परिवारों की आस सिर्फ और सिर्फ सरकार से ही जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजकाज में सुधार के लिए लोगों से सीधा संपर्क काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर सैंडबर्ग के साथ मुलाकात को काफी अच्छा बताया और खुद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में गहरी रुचि रखने वाला शख्स बताया। मोदी ने लिखा कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कामकाज के संचालन में सुधार और लोगों और सरकार के बीच बेहतर संपर्क के लिए किया जा सकता है। तो पीएम मोदी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर दुनिया के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में अब ट्विटर पर मोदी से आगे अब सिर्फ 2 ही नेता हैं, जहां पहले नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरे नंबर पर हैं पोप फ्रांसिस। ओबामा के फॉलोअर्स की संख्या 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है, जबकि पोप फ्रांसिस को दुनिया भर में 1 करोड़ 40 लाख लोग फॉलो करते हैं और मोदी के करीब 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता इस वक्त हम देख सकते हैं। और अब बात पश्चिमी अफ्रीका में फैली हुई एक ऐसी बीमारी की जिसने अब तक 400 लोगों की जानें ले ली हैं, जहां घाना, लाइबेरिया और सेरा लियोन नाम के देशों में
इबोला ने अपने पांव पसार रखे हैं और अशिक्षा और अंधविश्वास के चलते बीमारी पर काबू पाना स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। पश्चिमी अफ्रीका में इन दिनों जो धीमा जहर लोगों के रगों में घुल रहा है उसका नाम इबोला है। ये वो बीमारी है जो लोगों को एक के बाद एक अपने चपेट में ले रही है और इबोला की चपेट में आने वाले 90% मरीजों की मौत तय हो जाती है। घाना, लाइबेरिया, सायरा लियोन जैसे कई देश हैं जहां इबोला नाम की इस बीमारी ने अपना कहर ढा रखा है। जिन देशों में इबोला नाम की इस बीमारी ने अपने पांव पसारे हैं वहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके काम से तेज रफ्तार बीमारी के फैलने की है, जिसकी वजह भी वो खुद ही बताते हैं। It's about denial. It's about the negative attitude. ये नकारने का मामला है। हमें शुरुआती दौर में लोगों का नकारात्मक रवैया देखने को मिलता है। हमने बेहतर से बेहतर तरीकों से लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके लिए आउटरीच टीमें, पैरामाउंट चीफ और धार्मिक गुरुओं की भी सहायता ली। उनके लिए समझना मुश्किल है कि ये बीमारी प्राकृतिक है। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। अगर वो हमारे सुझाव सुने तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। It's a disease that somebody can acquire, and if only they could listen. इबोला एक तरह का बुखार है जिसमें खून आना और डायरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि ये खून या किसी भी तरह के तरल पदार्थ से फैलता है। जिन इलाकों में ये तेजी से फैल रहा है, WHO के मुताबिक बुखार से मर चुके लोगों के पारंपरिक अंतिम संस्कार, ज्यादा जनसंख्या और व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियां इसे फैलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इबोला की वजह से अब तक 400 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 635 लोग इसके इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। अशिक्षा और गंदगी की वजह से इबोला फीवर पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं पाया जा सका है, लेकिन इससे बचना ही सबसे बेहतर उपाय है। ऐसा ही बुखार इंसेफ्लाइटिस एशिया के कुछ देशों में मानसून के दौरान कहर ढाने लगता है, जिसे पार पाना प्रशासन और स्वास्थ्य संगठन के लिए चुनौती साबित होता है। कुछ ऐसा ही बुखार इबोला इन दिनों पश्चिमी अफ्रीका के लोगों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बुधवार को ब्राजील के शहर साओ पाउलो में शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई और हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मॉल में आग शाम के वक्त लगी, जिसे काबू करने के लिए 120 दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी और इसी दरमियान 5 दमकल कर्मी जख्मी हो गए। वहीं मॉल में आग लगने की वजह से ऑफिस से घर लौट रहे लोगों को ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ा। तो गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मॉल में आग लगने की वजह से ट्रैफिक जाम। उत्तर पूर्व अर्जेंटीना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बारिश की वजह से उरुग्वे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई घर बारिश की वजह से तबाह हो चुके हैं, जबकि कई घरों में पानी भर गया है। बाढ़ को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अर्जेंटीना के कैबिनेट प्रमुख जॉर्ज कैप्टनिच ने हवाई दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।